डियर कैंडिडेट, नमस्कार। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। ये दूसरा पेपर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं अपने चैनल मेडल स्कॉलर पर। आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं की जो भर्तियां नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए की जाती हैं, उन्हीं सभी भर्तियों के पेपर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। हमारा प्रयास है आपको एक्यूरेट और सही डिटेल्ड आंसर मिले, जिससे कि आप अपनी तैयारी को धार दे सकें। विद्यार्थियों जो आईआईटी से बाहर के स्टाफ में परीक्षार्थी आते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह का पेपर लिया जाएगा, उसका स्तर क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो इसी कन्फ्यूजन में अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस के साथ हर प्रश्न पत्र हल कराया जाएगा। आशा करता हूँ आपकी उन्नति में ये सहायक सिद्ध होगा। जो आईआईटी के स्टाफ हैं वो हमें बताएं कि उनको और कैसे बेहतर मदद दी जा सकती है और किस तरह का कंटेंट उन्हें चाहिए, हम उन्हें तैयार करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर नंबर 2 दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर का है और डिप्टी रजिस्ट्रार। नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर का ही। ये होगा पोस्ट के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस पेपर का था 6 दिसंबर 2022 और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन था 45 मिनट। टोटल मार्क्स था 50। विद्यार्थियों, इस पेपर के अंदर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नो नेगेटिव मार्किंग एंड करेक्ट आंसर विल बी पुट अप इन राइट साइड ऑफ क्वेश्चंस along with the questions itself. Let us start question number 1. Where a departmental proceedings has been completed and it is considered that the officer concerned deserve to penalized, what is the minimum penalty that can be imposed? यानी जब ये निश्चित हो जाता है कि भाई ऑफिसर को पनिशमेंट देना है, पेनलाइज्ड करना है और उसको मिनिमम पनिशमेंट देना है, तो कौन सा मिनिमम पनिशमेंट उसे दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द सेंसर। यानी मिनिमम पनिशमेंट जो होगा वो सेंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट मीन्स, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, रिट्रीवल एंड रीडिंग ऑफ फाइल्स। यानी आप जब भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस उसके अंदर शामिल होंगे। इसमें रिकॉर्डिंग भी होगा, इसमें रिटेंशन भी होगा, जिसमें रिट्रीवल भी होगा और इसमें रीडिंग भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सोमोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज, विच अथॉरिटीज शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सोमोटो डिस्क्लोजर। यानी प्रश्न ये कहता है, सेक्शन 4 जो आरटीआई का है वो सोमोटो डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, तो इसमें से कौन है जो सोमोटो डिस्क्लोजर को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जो अथॉरिटी है सोमोटो डिस्क्लोजर देने के लिए? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यह है ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर यानी सीआईसी। जिस कहीं कहीं पर विद्यार्थियों आपको सीआईसी दे देगा तो आप उसको करेक्ट करिएगा। एज पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ये अप्लाइड अथॉरिटी, और नोडल ऑफिसर भी इसको बोलते हैं। तो आप इसको ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर बोल सकते हैं, सीआईसी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोल सकते हैं। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सोमोटो डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम इज रिप्लेस्ड विद न्यू एंड बेटर वर्जन द डिपार्टमेंट मे डू सो बाय। यानी जब भी आपका एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम इज रिप्लेस्ड किया जाएगा न्यू एंड बेटर वर्जन के साथ, तो डिपार्टमेंट में डू सो बाय, डिपार्टमेंट किस तरह से करता है? तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपका ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज फैमिली पेंशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। Option 2, enhanced family pension in case of employee died while in service is granted till 10 years from the death of the employees. Option number 3, suspension is not a penalty. And option number 4 is a person can change the declared destination of LTC and no permission for the same is required to be obtained. विद्यार्थियों, आपको याद होगा इसमें जो हमने ऑप्शन दिया है फर्स्ट, फैमिली पेंशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, ये क्वेश्चन हमने
पहले भी सॉल्व किया है फर्स्ट वाले पेपर के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ वाला ऑप्शंस रॉन्ग है, क्योंकि इसमें विदाउट इंटीमेशन आप डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। ये रिक्वायर्ड होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को आपको इंटीमेट करना ही होगा। जो भी आपके डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको आपको बताना होगा डिक्लेयर डेस्टिनेशन अगर आप चेंज करते हैं। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स कैन बी परचेज थ्रू रेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सामान खरीदा जा सकता है। उसके ऑप्शंस हैं फॉर द गुड्स एंड आइटम ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एज ए कॉमन यूजर आइटम एंड गुड्स नीडेड ऑन रिक्योरिंग बेसिस, यानी आपके जो रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर है उनकी गुड्स भी आप खरीद सकते हैं, और जो कॉमन यूजर आइटम है उनको भी आप रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीद सकते हैं। जो स्टैंडर्ड आइटम है वो भी रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीद सकते हैं। यानी रेट कॉन्ट्रैक्ट विद्यार्थियों होता क्या है कि जब आपको रेगुलर कोई आइटम चाहिए होते हैं तो बार बार आपको टेंडर ना करना पड़े, बार बार प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े, तो एक कॉमन यूजर आइटम्स का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हमें इन आइटम की ज़रूरत पड़ेगी बार बार, तो इनका एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप इतने साल तक के रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप इन आइटम्स को खरीद सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टाइप्स के हो सकते हैं, कॉमन यूजर आइटम हो सकते हैं, और रिक्योरिंग बेसिस जो आपके आइटम्स की नीड होती है वो भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर साहनी San was drawing a basic pay of 80,000 in pay level 10. She has promoted to the higher post carrying higher duties and responsibilities in pay level 11 with effect from 1st May 2022. But he opted for getting his pay fixed with effect from 1st July 2022 DNI. What basic pay Dr. Santi Son will draw on 1st May 2022 and 1st July 2022? What will be the date of his next increment? Refer to the attachment pay matrix table printed at the last page. जो आप क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर जाएंगे तो एक टेबल दी हुई है, वहाँ पर आप इनका बेसिक पे फिक्स करेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, 80,900 एंड रुपीज़ 85,800 हो जाएगा 1 जुलाई 2023 से, क्योंकि 3% का जो इंक्रीमेंट है उनको आप दे करके जब टोटल करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर। डॉक्टर अंश वीर was drawing basic pay of 55,200 in the basic pay level 7 and he has been promoted to the post carrying higher duties and responsibilities but in the same pay level with effect from 1st August 2022. He opted to getting his pay fixed with effect from his date of promotion. What basic pay will be draw 1st August 2022 and will be डेट ऑफ हिज नेक्स्ट इंक्रीमेंट। विद्यार्थियों होता इसमें यह है कि आप अगर अपनी प्रमोशन डेट से अगर आप लेना चाहते हैं इंक्रीमेंट, तो आपकी जो बेसिक पे आप ड्रॉ कर रहे हो उसका 3% लगा करके फिक्स कर दिया जाएगा और उसको राउंड कर दिया जाएगा अंडर नेक्स्ट 10 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे 3% से कैलकुलेट करिए, अंडर 10 में उसको राउंड ऑफ कर दीजिए और जो अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आएगा अमाउंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 56,900 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2023। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ऑन फॉरेन सर्विस इज, यानी जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है फॉरेन सर्विस में होता है तो उसका लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन क्या होगा। याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 11% ऑफ बेसिक ऑफ डेपुटेशन पोस्ट DA एंड डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस, यानी इसमें जो आपका कटिंग होगा 11% में आपका बेसिक डेपुटेशन पोस्ट का जो बेसिक आपका फिक्स किया होगा वो, उस पर लगने वाला DA और डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस भी उसमें शामिल होता है। यानी बेसिक और DA तो आपको याद रहता है, लेकिन इसमें याद रखना है जब बंदा डेपुटेशन पर रहेगा तब उसका डेपुटेशन अलाउंस भी उसमें शामिल होगा और उसके ऊपर जा करके 11% लगेगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। For re-employed pensioners, the pay of the re-employed post is fixed such a way so that gross pension and basic pay in the re-employed post do not exceed. यानी री-एम्प्लॉयमेंट जब भी आप करेंगे किसी भी एम्प्लॉयज़ का तो आप इस तरह से फिक्स करेंगे कि उसका बेसिक पे है ₹2,25,000 से मोर देन नहीं होना चाहिए, और यही रूल है कि 2,25,000 इज़ द अपर लिमिट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. An employee covered under payment of gratuity act resign after completing 5 years of service is entitled for gratuity as under. अगर किसी एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन कर दिया 5 साल की सर्विस के बाद तो उसे ग्रेजुएटी कैसे देंगे? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. 1/2 ऑफ द मंथली इमोलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ सर्विस. उसका आधा होगा मंथली जो वो ड्रॉ करेंगे उसका 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस, यानी 6 महीने के जो कंप्लीटेड 6 मंथ है, 6 मंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी उसकी ड्रॉ कर रहा है उसका आधा करके मल्टीप्लाई कर देंगे विद 6. अगर वो 5 साल के अंदर रिजाइन करता है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद रिजाइन करता है, तो उसकी ग्रेजुएट का पेमेंट 1/2 ऑफ द मंथली एमोलमेंट्स फॉर विच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस. Now we come on question number 12. A government employee under old pension scheme on the date of his/her retirement has 250 days of earned leave and 200 days of half pay leave at his/her leave account. Effectively, she or he would be get cash equivalence of leave salary for the following number of days. विद्यार्थियों यह याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज होता है आपका 300 दिन. 300 दिन से ज़्यादा आप लीव एनकेसमेंट नहीं कर सकते हैं. अगर उसके खाते में 250 दिन पहले से अर्न लीव पड़ा हुआ है और 200 दिन हाफ पे लीव है, क्योंकि हाफ पे लीव को जब आप फुल पे लीव में कन्वर्ट करते हो तो हाफ पे में 2 का आप डिवीज़न करेंगे तो उतने दिन आपका 100 डेज आ जाता है. 100 डेज उसकी हाफ पे लीव से मिल जाएगा और 250 डेज उसका अर्न लीव से मिल जाएगा. तो ये मिलकर के 350 हो जाते हैं, 350 हो जाते हैं. बट मैक्सिमम क्योंकि 300 दिन का ही एनकेसमेंट हो पाता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको 300 डेज का ऑप्शन इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. याद रखना है वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 350 डेज का भी ऑप्शन देगा, लेकिन क्योंकि अपर लिमिट इज़ द 300 डेज, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. विद्यार्थियों नाउ क्वेश्चन नंबर 13. बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. यानी बजट कब तैयार किया जाता है, किसके लिए तैयार किया जाता है, कितने पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, तो आपको पता है ईयरली बजट आता है तो 1 साल के लिए बजट तैयार किया जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. विद्यार्थियों जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है. यानी आप कर सकते हैं कोई प्लांट मशीनरी, यानी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए काम आए. यानी आप असेट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई एप्लीकेशन खरीद सकते हैं, ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ के लिए आप कोई नई मशीनरी ला सकते हैं. तो ऐसा जब भी बड़ा एक्सपेंडिचर किया जाएगा दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 14 के केस में देख लेते हैं. Which of the following is a capital expenditure? Option A is expenditure on plant and machinery. It is correct. Expenditure on obtaining a patent. It is also correct because patent भी आपको long term investment के अंतर्गत आता है. कई बार इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, उसमें पूछेगा पेटेंट इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है या नहीं है. तो आप विद्यार्थी सोचेगा पेटेंट तो ऐसा है कि वन टाइम एक्सपेंडिचर है और इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप याद रखिएगा पेटेंट इज आल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन सी इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मैंने बताया कोई भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी खरीद सकते हैं, तो इट इज़ आल्सो ए करेक्ट. दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. ऑल द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. As per GFR 2017, a material shall generally be considered surplus if it remains in stock for more than, unless adequate reasons to treat it otherwise exist. विद्यार्थियों याद रखना GFR जो जनरल फाइनेंसिंग रूल्स होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 है, उसके अंदर बताया गया है कि एक मटेरियल जो है उसको सरप्लस नहीं होगा जब तक कि स्टॉक में वो 1 साल से ज़्यादा आपके पास नहीं हो. 1 साल से ज़्यादा आपके पास पेंडिंग ना रहा हो. कोई भी स्टॉक है, कोई भी सामान है, अगर आपके स्टोर में 1 साल से ज़्यादा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ सरप्लस. अगर 1 साल से पहले है तो उसे आप सरप्लस नहीं कह सकते. यानी मोर देन 1 ईयर
होगा तभी सरप्लस होगा। अगर मोर देन 1 ईयर नहीं है तो कोई भी आइटम आपका सरप्लस नहीं होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 1 ईयर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट का क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, दैट्स वाई एम्फेसिस करके उसको स्पेशल कंसिडरेशन करना आरटीआई एक्ट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रहा है कि विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील विद एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्जम्पशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है 8(1)J एंड सेक्शन 10(I). सेक्शन 8 के अंदर आता है IJ, ध्यान रखिएगा, एंड सेक्शन 10 के अंदर आता है I। तो सेक्शन 8 का I और सेक्शन 10 का I, अगर वहाँ पे सेक्शन 8 दे रखा है तो आपको सेक्शन 8 टिक करना है, और अगर सेक्शन 10 दे रखा है तो सेक्शन 10 टिक करना है। ये दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं जो एग्जम्पशन देते हैं फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर घुमा के देगा सेक्शन 10, तो अभी आपको राइट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 8। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 17। ए मेल एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर फॉलोइंग लीव। जो मेल एम्प्लॉय है वो कौन सी लीव के लिए एलिजिबल होगा, तो आपको याद रखिएगा पैटर्निटी लीव ऑफ द बर्थ एंड देयर थर्ड चाइल्ड। तो थर्ड चाइल्ड के ऊपर कोई भी आपको पैटर्निटी लीव नहीं मिलता है, इसलिए गलत हो जाएगा। चाइल्ड केयर लीव भी नहीं मिलता है क्योंकि वो मदर को मिलती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पैटर्निटी लीव ऑन बर्थ ऑफ ट्विंस आफ्टर देयर फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड। यानी पहले बच्चे के बाद अगर ट्विंस पैदा होते हैं, 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो भी उसको पैटर्निटी लीव का फ़ायदा दिया जाएगा। ऑन अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड एट एन एज ऑफ 2 ईयर्स नहीं होगा। अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आप ले सकते हैं। 2 साल के बच्चे अगर हो जाता है और अडॉप्शन के बाद आप लीव लेना चाहते हैं पैटर्निटी, तो आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैटर्निटी लीव ऑन बर्थ ऑफ ट्विंस आफ्टर देयर फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड। Now come on question number 18. A pensioner on completion of his 95 years age is entitled for additional quantum of pension at the following rate. जब भी पेंशनर 95 साल यानी 95 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा तो उसे 30% ऑफ बेसिक पेंशन का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 30% ऑफ बेसिक पेंशन उसकी बढ़ जाएगी। अगर वो 95 ईयर्स की एज पे अगर बंदा आ जाता है और वो पेंशनर है तो उसकी पेंशन बढ़ जाती है और उसे 30% ऑफ द बेसिक पेंशन ज़्यादा मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 19। प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज अप्लाइज व्हेन। जब भी लिक्विडेटेड डैमेज होंगे तो उसका किस पे अप्लाई होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइटम ऑब्लिक सर्विस रिसीव्ड लेस देन सप्लाई और वर्क ऑर्डर। या तो आपको जो सप्लाई करना है उसमें अगर क्वांटिटी आपको कम मिली है तो आप उसे लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर डालेंगे। लिक्विडेटेड डैमेज कब होगा, जब आपको जो सप्लाई आई है अगर वो क्वांटिटी कम आती है तो उसे ना जाना जाएगा लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। लॉसेज ड्यू टू डिक्लेरेशन शैल बी एनालाइज एंड रिकॉर्डेड एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइसेस। यानी जब लॉसेज होगा ड्यू टू डिप्रिसिएशन शैल बी एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड। आपको डिप्रिसिएशन का जो आपको लॉस है वो एनालाइज करना पड़ेगा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सेप्ट पूछा है, तो जब भी विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है। अब यहाँ पर पूछा है इसके अलावा, यानी इसके अलावा नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइसेस, यानी मार्केट के अंदर अगर उसकी कोई असेट है आपके पास तो उसका अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो आपको डेप्रिसिएशन नहीं करना है, क्योंकि आज अगर वो डेप्रिसिएशन हुआ है तो कल को इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को जो मार्केट से लिंक्ड है उनका डेप्रिसिएशन नहीं किया जाता। ऑप्शन बी, सी और डी आर करेक्ट, दैट्स वाई जो गलत है वो है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ लीव द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट हैव द पावर ऑफ। आप याद रखिएगा जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीव के लिए अप्लाई करता है तो सैंक्शनिंग की पावर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास होती है, रिफ्यूज़ की पावर भी उनके पास होती है, रिवोक की पावर भी उनके पास होती है, लेकिन ही और सी कैन नॉट अल्टर द लीव। यानी आपकी जो लीव अप्लाई है उसमें बदलाव का अधिकार उनके पास नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, अल्टर।
आप अथॉरिटी जो है वो सैंक्शन कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है, रिवोक कर सकती है, लेकिन अल्टर नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 22। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एन IIT इज, यहाँ पे पूछा है कि जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, IIT के अंदर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, उसका जो चेयरमैन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसके जो चेयरमैन को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट इन केस ऑफ IITs। क्वेश्चन नंबर 23। द अथॉरिटी अलोकेट्स द UG सीट्स इन IITs, ISM, IIT एंड NITs। जो UG सीट्स को अलॉट करने की अथॉरिटी क्या है आपको पता होगा, दैट इज़ द जोसा। जोसा होता है जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करता है, और अंडर ग्रेजुएट जो BTech के स्टूडेंट होते हैं उनको IIT में, IIIT में, ISM में, NITs में सीट अलॉटमेंट का काम करता है, तो उसे JOSSA जोसा का काम है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। एडवांस पेमेंट ऑफ ए सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस। एडवांस पेमेंट सप्लायर को नहीं देना है अगर, ऐसे केस में आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड। हमने पढ़ा था आपको कि ऑर्डिनरी गुड का जो होता है वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदी जाती है, एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाता, पहले से उनका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑर्डिनरी गुड जो रेगुलर आइटम्स होते हैं उनका। तो क्योंकि ऑर्डिनरी गुड मार्केट में बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होता है, इसीलिए उसे एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी उस आइटम को परचेज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी उस आइटम को नहीं बनाती है। जब कोई स्पेसिफिक आइटम है और स्पेसिफिक कंपनी मेड करती है तभी एडवांस पेमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज एडवांस पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर एडवांस पेमेंट टू ए सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट देन एडवांस, तो यू ऑलवेज रिमेंबर स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होगा देन एडवांस की जरूरत होगी, अदरवाइज ऑर्डिनरी आइटम पे नो एडवांस इज रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मंथली NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन IITs हुज बेसिक पे इंक्लूडिंग DA इज ₹50,000 पर मंथ। विद्यार्थियों याद रखिएगा, हमेशा NPS का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ द बेसिक होता है, यानी 10% ऑफ 50,000 जब आप निकालेंगे तो आपका 5,000 निकल करके आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल इज नॉट ट्रू। विद्यार्थियों इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं कि क्या सत्य नहीं है, तो मतलब इसमें आपसे पूछा गया है क्या गलत है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड यही है, वो आपसे ट्रू और फॉल्स नहीं पूछता है, उसके आगे नोट लगा करके पूछता है। तो विद्यार्थी नोट को देखता नहीं है और वो ट्रू पढ़ करके ट्रू करके आता है। लेकिन आपको याद रखना है ट्रू और फॉल्स के आगे अगर नोट लगा हुआ है, इट मीन्स जो लिखा हुआ है उसका उल्टा आपको करना है। नॉट ट्रू मतलब आपको गलत देखना है, और नॉट फॉल्स मतलब आपको राइट देखना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPP, दैट इज़ अ फुल फॉर्म आल्सो आपसे पूछा जा सकता है CPP का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। और इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इट इज़ नॉन फंक्शनल ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ GM, ये सत्य है क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट ई-मार्केट है जो उसके अंतर्गत आता है। गुड्स कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू CPP इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन JAM। CPP पे कोई भी गुड्स नहीं खरीदा जाता है प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सारा आइटम जो है खरीदा जाएगा JAM के ऊपर। दैट्स वाई ऑप्शन B इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27। GST आर लेविड ऑन, GST किस किस पर लगाया जाता है, उसके लिए है मैन्युफैक्चरर पे भी लगता है, रिटेलर पे भी लगता है और कंज्यूमर पे भी लगता है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में राइट ऑप्शन इज डी, ऑल अबो। बट इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि GST इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है कि वो पहले मैन्युफैक्चरर पे लगता है, मैन्युफैक्चरर उसको पास करता है रिटेलर्स के ऊपर, रिटेलर्स पास करता है कंज्यूमर के ऊपर और कंज्यूमर उसको पे करता है।
तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट हुआ। पर डायरेक्ट टैक्सेज में जैसे इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है, तो दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स द जीएसटी इज? दैट्स वाई वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है विद्यार्थियों जो कि आपको डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता। मतलब अगर गवर्नमेंट लगाता है मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरर उसको पास ऑन करता है होलसेलर पे, होलसेलर पास करते हैं रिटेलर्स पे, रिटेलर्स पास करते हैं कंज्यूमर पे, तो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 29, द टेन्यूर ऑफ ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर इज? विद्यार्थियों जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है आईआईटी में वो काम करता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल का, और उसका जो पीरियड होता है काम करने का वो होता है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, और वो 3 साल के लिए होता है। जिस दिन से उसका नॉमिनेशन हुआ है तब से 3 साल के लिए काम करेगा। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Dear student, now come on question number 30. Meru as described in New Education Policy 2020 stand for. Option D is correct, Multidisciplinary Education and Research University. विद्यार्थियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट पेपर से, और यही कारण है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अगर 25 प्रश्नों की फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली और हम नई सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे, उसमें 25 प्रश्न पत्र होंगे। इस तरह से कोई भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, यही प्रश्न बार बार से रिपीट होते हैं। और आईआईटी का जो स्टाफ है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जो एओ, जो सीनियर असिस्टेंट हैं, जो प्रमोशन के लिए एग्जाम्स देते हैं, टेक्निकल स्टाफ है जिनके पास उतना टाइम नहीं मिल पाता, वो अगर इन प्रश्नों को हल करेंगे और इनको बार बार वीडियोज़ को देख लेंगे तो उनका सारा प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 31। Constitutional safeguard available to civil servant are ensured by आर्टिकल 311, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलता है सिविल सर्वेंट को वो अनुच्छेद 311 के आधार पर मिलता है, संविधान में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कंस्टिट्यूट्स इंटरप्शन इन सर्विस एंटेलिंग फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस? फर्स्ट इज रेजिग्नेशन, सेकेंड इज डिसमिसल, थर्ड इज रिमूवल एंड फोर्थ इज सस्पेंशन। यहाँ इंटरप्शन इन सर्विस को जो डिनोट करता है फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस में वो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी रिजिग्नेशन और रिमूवल। ये आपको रिजिग्नेशन और रिमूवल के केस में आपको इंटरप्शन ऑफ सर्विस आपको नहीं मिलेगा, फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस को आपको ख़त्म कर देगा। डिसमिसल और सस्पेंशन के अंदर आपका पास्ट सर्विस बना रहता है क्योंकि आप डिसमिस हुए हैं सर्विस से, और सस्पेंशन के अंदर टेम्परेरी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। Now question number 33, who is the competent authority to constitute Internal Complaints Committee ICC in terms of the Sexual Harassment of the Women Workplace Prevention Provision and Redressal Act 2013? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपको याद होगा लास्ट पेपर में हमने इसको सॉल्व किया था, और ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, no government servant shall employ to work any child below the age of how many years? That is the 14 year. No government servant shall be employed to work any child below age of 14 year. Option C. Now we come on question number 35. The report of ICC is considered to be रिपोर्ट ऑफ आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जैसा कि हम ऊपर क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो इसका जो कंसिडर्ड होता है रिपोर्ट वो होता है इंक्वायरिंग अथॉरिटी रिपोर्ट अंडर सीसीए रूल 1965। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए पोस्ट इन द पे लेवल 10 was formally appointed from 1st December 2020 to hold an additional charge of another post in the safe office in the same cadre as a temporary measure for 3 months. What is entitlement for the period of additional charge? आपको याद रखना है एडिशनल पे हमेशा 5% ही मिलती है। जब भी आप किसी एडिशनल पोस्ट का चार्ज लेते हैं तो आपको 5% एडिशनल पे मिलता है। अगर आप वहीं पर टेम्परेरी पोस्ट पर सेम कैडर के अंदर आप लेते हैं एडिशनल चार्ज को, तो 5% ऑफ द आपका बेसिक पे एडिशनल पे मिलेगा आपको, जो बेसिक का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, what is the mandatory cooling off period required after every period of deputation
एंड फॉरेन सर्विस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो लेवल ऑफिसर्स। विद्यार्थियों याद रखिएगा यहाँ पर कि ऑप्शन ए इज करेक्ट 3 years, बट टोटल पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ CDSS नॉट कंपेयर्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेल नॉट एक्सीड ऑफ 7 years। मतलब आपका क्या होता है कि टोटल पीरियड आपका 7 साल से ज़्यादा डेपुटेशन का नहीं होना चाहिए, और इन केस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो लेवल है, तो उस केस में क्या होता है कि एक बार आप डेपुटेशन गए तो नेक्स्ट डेपुटेशन आपको 3 साल के बाद ही मिल सकता है, और इसीलिए इसको कूलिंग पीरियड कहा जाता है, कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी एक डेपुटेशन के बाद कितना पीरियड ऐसा है जो आपको दोबारा से डेपुटेशन नहीं मिल सकता, तो वो है जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो लेवल का है 3 years। बट JNK के केस में, JNK एंड आसाम के केस में ये पीरियड आएगा 2 year। तो आप याद रखिएगा, आपको जब पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 years, और अगर JNK एंड आसाम के स्पेशल केस में पूछा है तो 2 years आपको आंसर देना होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। Now we discuss on question number 38. How many times can hometown be changed during the entire service period? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, आपने देखा था उसमें कि एक बार ही आप अपना होम टाउन एड्रेस पूरे एंटायर सर्विस में चेंज कर सकते हैं, बट व्हेन आप रिटायरमेंट प्रोसीडिंग करते हैं तब भी आप एक बार चेंज कर सकते हैं व्हेन यू प्रोसीडिंग ऑन रिटायरमेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, कहीं से बाहर से नहीं आएंगे, बस आपको इनको बार बार वीडियो को देख करके रिवीजन कर लेना है। साथ ही रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। जब हम नई सीरीज या नया क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वो भी हम आपको सॉल्व मेथड में करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, वेदर एन एम्प्लॉय हु वाज ड्यू फॉर रिटायरमेंट ऑन 31 January 2022 हैज ओनली 1 month सर्विस ड्यूरिंग द ब्लॉक year of 2022 to 25 was eligible to avail 4-year LTC 2022-25? Yes, provided the return journey was completed before the date of his retirement. Option C is correct। विद्यार्थियों, होता यह है कि जिस ब्लॉक ईयर में आपका 1 महीना भी सर्विस अगर आ रहा है तो आपको उस ब्लॉक ईयर की LTC का फ़ायदा मिलेगा, परंतु आपको उस 1 महीने के अंदर रिटर्न जर्नी भी अपनी कंप्लीट करनी होगी बिफोर योर रिटायरमेंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस ब्लॉक ईयर का LTC ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द मॉडल इन विच सेलर प्रोवाइड्स द गुड मेंटेन्स इट एंड आल्सो प्रोवाइड द कंज्यूमेबल आर रिक्वायर्ड एंड फाइनली टेक बैक फॉर गुड आफ्टर यूजफुल अ कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। देखिए, ये जो मॉडल होता है उसको BOT बोलते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल। आपने देखा होगा जनरली ऑफिसेज में क्या होता है कि एक जीरोक्स मशीन के जनरली ये BOT मॉडल में ऑफिसेज के अंदर लगती हैं। वहाँ पर एक सप्लायर होता है, वो अपनी मशीन लगा के जाता है, उसका कंज्यूम जो कार्ट्रिज वगैरह है वो भी वही प्रोवाइड करता है। केवल वो क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ कॉपीज़ निकलता है उसके हिसाब से आपसे चार्जेस ले लेता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम 50 पैसे लेंगे, 40 पैसे लेंगे, 20 पैसे लेंगे या 1 रुपये लेंगे, जो भी पर कॉपी निकलेंगी वो मीटर उसमें होता है जीरोक्स मशीन के अंदर, वो मंथली आता है, रीडिंग लेता है और बिल बना करके दे देता है। उसमें जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी मशीन वापस ले जाता है। तो इसे बोलते हैं BOT मॉडल। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा BOT में क्या है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल है, जिसके अंदर गुड्स भी वही देता है, मेंटेन भी वही करता है और उसके कंज्यूमेबल भी वही देता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज कार्क इन जैम। आपने देखा होगा कार्क एक जो टर्म यूज होता है जैम के अंदर, वो क्या होता है। तो कार्क इज द कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। आप याद रखिएगा, कार्क का फुल फॉर्म होता है कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये होता है जैम के अंदर। तो कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट ऑन जैम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कार्क। Option C is correct for question number 41. Now we come on question number 42. Micro, small and medium enterprises under manufacturing sector is determined basis on। विद्यार्थियों, ये प्रश्न अधिकतर सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं
उन सब में, चाहे आप आईआईटी का हो, चाहे आप कोई बैंकिंग का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, ये किसी न किसी वे में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप याद रखिएगा। इसका है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके आधार पे आपका ये रहता है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग कैपिटल, अब देखिए यहाँ पर दोनों दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दे दिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी दे दिया। अगर ऐसे केस में अगर आता है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। तो आपको देना है कि स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो किस पे होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्किंग कैपिटल पे होता है। तो माइक्रो जो होता है वो होता है आपका 1 to 4 एम्प्लॉय, स्मॉल होता है वो होता है 5 to 99 एम्प्लॉय एंड मीडियम होता है वो होता है 100 से 499 एम्प्लॉयज़। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोथ के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका हो गया रेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेज हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, आपके स्टाफ की सैलरी हो गई, क्योंकि ये आपको हर बार खर्चा करना पड़ेगा, बार बार आपको रेंट देना पड़ेगा मंथली, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ेगा ईयरली, यूटिलिटीज़ बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा, सैलरी स्टाफ को देनी ही पड़ेगी। तो ये सारे खर्चे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। रेंट एक्सपेंडिचर, फर्नीचर परचेज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, इक्विपमेंट परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ओनली रेंट जो रिकरिंग नेचर का है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। तो 43 क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। Who ensure the publicity of item through JAM for prospective suppliers। आप ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिसिटी जैम पे होती है वो जैम SPV के अंतर्गत होती है, यानी आपको जो है डेवलपमेंट, मैनेज एंड मेंटेन द जैम प्लेटफॉर्म। तो ये जो जैम SPV है वो आपको डेवलप करती है, मैनेज करती है और मेंटेन करती है जैम प्लेटफॉर्म को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, स्पेशल इसमें व्हीकल चलता है और इसके अंदर DGS&D डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल इसको कंट्रोल करता है। तो जैम SPV इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो डायरेक्टर ऑफ स्टोर्स एंड स्टेशनरीज है वो करता है टेक्निकल मैटर को, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग DGSID कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44, हियर आर 3 क्वेश्चंस आर देयर। जैम SPV देखेगा आपको पब्लिसिटी को, और डायरेक्टर स्टोर्स एंड स्टेशनरीज देखेगा टेक्निकल मैटर को, और जैम SPV ही रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, मैनेज एंड मेंटेन द जैम प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 45। अंडर विच मिनिस्ट्री guidelines of sale of hazardous scrap batteries electronic waste are carried out। कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो गाइडलाइन जारी करती है किसी भी हजार्डियस स्क्रैप बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर किस तरह उसको डिस्पोजल करना है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ये जारी करती है गाइडलाइंस। उसका आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी नाम आता है। जहां अगर ये दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देन आप उसको टिक करिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी दे देता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOEFCC। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट देता है, तो वो भी राइट आंसर आप करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो 2 रूल इंपॉर्टेंट आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट पेपर के अंतर्गत, वो है हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो जारी हुआ है 2022 में। तो ये 2 रूल हैं जो भी आपको याद रखनी चाहिए। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 46। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 46। एब्सेंस बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव shall be debited to his leave account as to the extent such leave is due।
यानी यहाँ पे कह रहा है जब गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट हो जाता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, यानी जो उसे लीव दी गई है उसके बाद वो वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो उसकी जो लीव है वो कहाँ से काटी जाएगी, तो उसमें HPL से काटेंगे। और उसके बाद भी अगर बचता है तो लीव नॉट ड्यू ए टाइप ऑफ अकाउंट से काटेंगे, दैट इज़ नॉट येट अर्नड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो दैट इज़ द HPL, यानी जब भी वो अगर नहीं आया है लीव के बाद ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जितना पीरियड का एब्सेंट होगा उसे HPL से माइनस करेंगे। और अगर HPL उसकी बैलेंस नहीं है तो लीव नॉट ड्यू अकाउंट से उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 47। द पेनल्टी हैज़ नो करेंसी पीरियड, यानी टाइम पीरियड। तो आपको याद रखिएगा जो ऐसी कौन सी पेनल्टी है जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, तो एक सेंसर है जिसमें कोई भी पेनल्टी नहीं, टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है, वो माइनर पेनल्टी के तौर पर काम करता है। और सेंसर है क्या एक्चुअली विद्यार्थियों को पता नहीं होता, वो रटने की कोशिश करते हैं। सेंसर होता है क्रिटिसाइज फॉर मिसकंडक्ट, यानी आपके जो कंडक्ट है उसकी भर्त्सना की जाती है। हिंदी में एक वर्ड आता है भर्त्सना, यानी निंदा। तो सेंसर एक टाइप से निंदा है, यानी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर सेंसर मिलता है इसका मतलब उसके कृत्य की निंदा की गई है कि आपने ये गलत किया है, तो वो है सेंसर। इट डज़ नॉट हैव द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सेंसर में कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपको इतने टाइम तक का सेंसर है, ये मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में भी आपको रहेगा कब से कब तक आपको कब डिसमिस किया गया, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कौन से पीरियड के लिए इंक्रीमेंट विद होल्ड किया गया, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन कब तक विद होल्ड किया गया प्रमोशन, इन सब में टाइम आता है लेकिन सेंसर के अंदर नहीं आता है। और सेंसर को मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया है कि इट इज़ अ क्रिटिसाइज फॉर द मिसकंडक्ट। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको पूरी सर्विस निकल जाती है लेकिन सेंसर का अर्थ पता नहीं हो जाता सेंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 सी इज़ द करेक्ट। Question number 48. If the presiding officer appointed is not a legal practitioner, then can the charge officer engage a legal practitioner as a defense assistant? Yes, इसका ऑप्शन होगा A is the correct. फॉर फेयर डिफेंस ऐसा करना चाहिए क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अगर वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है तो वो चार्ज ऑफिसर कैन चार्ज ए लीगल प्रैक्टिशनर, उसको मांगा जा सकता है डिफेंस असिस्टेंट के लिए कि भैया मुझे कानून का सलाहकार चाहिए। तो इसमें यस इज़ द ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 48 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट इज पेड एट द रेट ऑफ बेसिक पे एज पर 7th CPC। आप याद रखिएगा कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो मिलता है वो 80% ऑफ द बेसिक पे मिलता है और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मिलता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ द रेट ऑफ एनहेंस्ड फैमिली पेंशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद्यार्थियों, जो पहला पेपर हमने किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जो इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन है वो कितने % दी जाएगी। तो आपको याद रखिएगा इन्हेंस्ड रेट ऑफ पेंशन है वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का 50% आपको मिलता है और नॉर्मल रेट होती है वो 30% ऑफ लास्ट एमोलमेंट मिलता है। तो जो फर्स्ट 10 ईयर से है वो आपको इंक्रीज रेट का मिलता है और डेथ हो जाती है इनकेस अगर फैमिली का ऑन सर्विस इन सर्विस में हो जाती है डेथ तो आपको इन्हेंस्ड रेट मिलती है और दैट इज़ द 50%। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो विद्यार्थियों आज हमने हल किया ये प्रश्न पत्र जिसमें 50 क्वेश्चंस थे और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ये डिप्टी रजिस्ट्रार का पेपर था जो कि 6 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ IIT जोधपुर के अंदर। विद्यार्थियों और जो IIT के स्टाफ हैं वो कैसा आपको मेरा प्रयास लगा ज़रूर आप मुझे लिखिएगा और मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र में। और आपके लिए एक संदेश। डियर कैंडिडेट, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें इंतज़ार रहेगा आपके सजेशंस का। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। आपका एक लाइक हमें काम करने की प्रेरणा से भर देता है। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने व्यूज़ भी और सजेशन दीजिएगा कैसे हम इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, कैसे आपको और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं दी जा सकती हैं। धन्यवाद साथियों आज का ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। पेपर नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद साथियों।